Hello students, this is another part of series of lectures for math and science from classes 6 to 12th. In this class, in these lectures, we are continuing the foundation course for IIT JEE NEET NTSC and Olympiads. This is totally online and anyone can be accessed without any fee, without any charges. Let's begin another lecture. इस क्लास में हम लोग 9 साइंस का चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करने वाले हैं। यह इस चैप्टर का सेकंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस देखा था और उसमें हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अलोंग विथ मास एंड इनर्शिया, यहां तक का कंसेप्ट हम लोगों ने देखा था। तो ये कंसेप्ट हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देख लिया था, जो कि मास एंड इनर्शिया जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड था। ये सारा चीज बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स और बेसिक कंसेप्ट भी हम लोगों ने देखा था। फोर्स क्या होता है, फिर 3 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन थे, उनमें जो है उनमें का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे कंसंट्रेट करेंगे। सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, उससे शुरू करने से पहले कंसेप्ट है मूवमेंट या मोमेंटम, उसको डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मास और इनर्शिया से रिलेटेड है, उसी तरह सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है रिलेटेड है मोमेंटम से। देन वी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट, वी डिस्कस अबाउट द मोमेंटम, देन वी मूव फॉरवर्ड फॉर द सेकंड लॉ ऑफ मोशंस। सो मोमेंटम होता क्या है? मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। तो मूवमेंट ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। तो क्या है यहां पे? मूवमेंट एक वर्ड है जिसको यम कहते हैं, और उसमें क्या कह रहा है? डिफाइन एज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, किसका? मास और वेलोसिटी का। तो कोई बॉडी है, मूवमेंट एक ऐसी चीज होती है, किसी बॉडी का मूवमेंट ऐसे वैल्यू होती है जो कि अगर उस बॉडी का कोई चाहे मोटर इंसान हो, चाहे जो भी जो मूवमेंट कर रहा है, चल रहा है इधर उधर, अगर उसके मास को, हम लोग लास्ट क्लास में मास और इनर्शिया डिस्कस किए थे, उसके मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल के आ जाता है? उस बॉडी का मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम क्या हो गया? 10 मोमेंटम इज इक्वल टू मास एंड वेलोसिटी। कोई बॉडी है, सपोज करिए ये पत्थर है और ये मूव कर रहा है, लुढ़क रहा है। जब लुढ़क रहा है तो इसका मतलब ये पत्थर है तो इसके पास इसका अपना मास होगा, और मास होगा, और ये मूव कर रहा है, इसका मतलब इसकी भी वेलोसिटी होगी। ठीक है, फिर इसकी वेलोसिटी भी होगी, मूवमेंट कर रहा है। तो इसकी वैल्यू, इस वेलोसिटी की वैल्यू और इस मास की वैल्यू, सपोज करिए 100 kg का है और इसकी वेलोसिटी अब मान लीजिए 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये बढ़ रही है। ठीक है, या तो और भी, तो इसका मतलब क्या हो? मोमेंटम क्या हो? इसका हो जाएगा 100 kg इंटू 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 3000 kg किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा। तो यहां पे मोमेंटम को जो स्मॉल सिंबल p से डिनोट किया गया है और m है, वेयर p इज अ मोमेंटम एंड m इज अ मास ऑफ बॉडी एंड v इज अ वेलोसिटी। और SI यूनिट क्या है इसका? यह देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। SI यूनिट्स देखिए, इसकी SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसकी क्या है? तो इसका क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमने तो यहां किलोग्राम किलोमीटर पर आवर लिया है, लेकिन ये इन द वैल्यू ऑफ SI आपको ये लेना है क्या? SI यूनिट, इसकी SI यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू क्या है? किलोग्राम किसकी है?
आप ध्यान रखिए मास के, ये जो वेट है उसका वजन है, इनर्शिया है, वजन और इनर्शिया है, उसके कारण यूनिट किलोग्राम आ गया। और वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड होता है, हमें पता है, तो इसके कारण ये आ गया। ये दोनों का मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, क्योंकि ये भी यहाँ मल्टीप्लाई, इसलिए दोनों मल्टीप्लीकेशन में रहता है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में रहता है और ये डिवीजन में, सेकंड डिवीजन में रहता है। तो यूनिट का मतलब ये समझ लीजिए कि जो यूनिट है केजी मल्टीप्लाई इक्वल टू मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड, ये मतलब होता है। ये इसको आप समझ के रखिए, हमेशा लगा रहेगा। कभी कभी अगर इसको किसी टाइम से हम मल्टीप्लाई कर दें या किसी सेकंड से इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये खत्म हो जाता है, या किसी टाइम से इसको डिवाइड कर दें तो ये स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पर अगर फिर एक मास से मल्टीप्लाई कर दें तो मास का स्क्वायर हो जाता है, तो ये भी मल्टीप्लीकेशन में रहता है। ये ध्यान रखिए, ऐसा लिख दिया जाता है तो हमको इसका कंसेप्ट समझ नहीं आया, इस लिखने का मतलब क्या हुआ, ये आपको ध्यान रखना। द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। अब यहाँ पे एक नोट दिया गया है, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ, मास और वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब हुआ कि अगर कोई बॉडी 100 किलो की है, ठीक है, 100 केजी का है, और वो उसकी वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकेंड है, बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा ही आ रही है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड है। तो अब अगर ये मूवमेंट कर रही है, ये ऐसे इधर से इधर घूम रही है, जा रही है, ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक जा रही है, तो यहाँ से अगर कोई इंसान इसको रोकना चाहे या कोई आदमी रोकना चाहे तो उसको क्या लगाना पड़ेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर यही बॉडी का, सपोज करिए एक फोर्स लगा रहा है, ये जो कंसेप्ट है उसको हम समझाने के लिए बता रहे हैं। ये शुरुआत में कोई फोर्स लगा रहा है, ठीक है, बाद में इस बॉडी का वेट अगर कम हो जाए, ये हो जाए 50 किलो, और इसकी वेलोसिटी लगभग वही रहे, कोई इशू नहीं, तब इसको जो फोर्स लगाना पड़ेगा आदमी को, ठीक है, इसको जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। यही कहने का मतलब, फोर्स रिक्वायर टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली वर्ड इज हियर क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्ड, ये समझिए, इसका कंसेप्ट समझिए, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। मास एंड वेलोसिटी मतलब उसकी दोनों पे है। अगर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, मास 100 केजी है, तो फोर्स क्या लगेगा, कोई फोर्स लग जाएगा, ठीक है, F1 लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसको रोकने के लिए इसकी वेलोसिटी सपोज करिए ये हो जाए पर सेकेंड, और मास इसका केजी ही हो, तब यहाँ पे जो फोर्स लगेगा F2 वो दूसरा होगा। फिर तीसरे कंडीशन अलग हो सकता है, अगर इसका सपोज करिए 5 मीटर पर सेकेंड हो और इसकी वेलोसिटी वजन भी, सॉरी यहाँ 50 किलो है, इसका वजन भी हो सकता है, कोई मास इसका कोई भी हो जाए 60 किलोमीटर केजी पर सेकंड। तो तीनों के केस में फोर्स की वैल्यू अलग अलग है, आपको रोकने के लिए अलग अलग ताकत लगानी पड़ेगी। और वो ताकत कितनी लगानी पड़ेगी वो आप निकाल सकते हैं मोमेंटम से, सबकी अपनी, जैसे मोमेंटम 1, तो इस केस में क्या होगा 10 गुणे 100, तो दैट इज 1000 के आसपास आपको न्यूटन पर सेकंड लगाना पड़ेगा, ठीक है, न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरे केस में अगर ये है, ये इतना का, अभी इस पे कंफ्यूज ना जाइए, क्योंकि अगर इस पे पर सेकंड लगा देंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मूवमेंट इज फोर्स होता है वही सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है, सेकंड में भी आ जाएगा, यही बताता है। तो यही कह रहा है सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऐसे ही बन रहा है। फिर 10 ही था और यहाँ 50 है, तो देखिए यहाँ इसकी वैल्यू कितना 500 आ गई, देखिए 1000 है 500। तीसरे केस में EF है, तीसरे केस में आप जाइए 5 इंटू 60 कितना हुआ 300, इस केस में लगा, तो तीनों वैल्यू अलग अलग आ रही है, इसकी मतलब वेरिंग फोर्स लग रहा है, लेकिन वो ये बढ़ जाएगी या ये घट जाएगा, ये घट जाएगी, इसके बेसिस पे फोर्स की वैल्यू अलग अलग आएगी। वही कह रहा है
फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली मतलब जैसे जैसे उनकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी तो उसके हिसाब से फोर्स भी, अगर बढ़ रहा है वैल्यू बढ़ रही है तो फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, वैल्यू घट रही है तो डायरेक्टली मतलब सीधा सीधा अगर आप ये करेंगे तो उसी हिसाब से होगा, ऐसा कहने का मतलब। ये बढ़ाएंगे तो आपको फोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा, इसी का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल बाद में आता है, उल्टा होता है, ठीक है, वो बाद में समझेंगे। अब क्या है मोमेंटम चेंज करना। चेंज इन मूवमेंट इट इज डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन फाइनल मूवमेंट एंड इनिशियल मूवमेंट, ठीक है। सपोज इनिशियल मूवमेंट ये है mu एंड फाइनल मूवमेंट mv है, देन चेंज इन मूवमेंट फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। फाइनल मूवमेंट माइनस इनिशियल, ये कहने का मतलब ऐसा क्या है। अब ये कंसेप्ट कहां से गया ये समझ लीजिए। हमने कहा कि ये पत्थर लुढ़क रहा है, ठीक है, उसकी स्पीड, उसका वजन इतना है और उसका वजन इतना है, उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड चल रही है, ठीक है। तो इसका मूवमेंट क्या हो, P1 इक्वल टू क्या है, m1 v1 m1 v1, ठीक है। इनिशियल आप इसको ले सकते हैं, चाहे तो ये m1 और इसको u ले सकते हैं, या इसको सिंपली m और u भी लिख सकते हैं कन्वेंशन के हिसाब से जनरली। P1 पहला मूवमेंट है, फिर कुछ देर बाद आपने एक फोर्स लगा दिया, यहां पे आ रहा था, यहां से यहां तक ये आया बॉल, तो एक आदमी ने जो है उसको रोकने की कोशिश की, जिसका मतलब अब उसका मास तो बदलेगा नहीं, क्योंकि मास और इनर्शिया उसके अंदर जो मटेरियल है वो तो चेंज हो नहीं जाएगा मूवमेंट करने पे, ठीक है। अगर उसका मास नहीं टुकड़ा टूटता फूटता है तो अलग बात है, अगर उसका मास वही है तो क्या है, अब जब वो रोकेगा तो उसकी वेलोसिटी सपोज करिए v आ गई, फाइनल वेलोसिटी आ गई, ठीक है। तब उसका मूवमेंट क्या हो जाएगा, मास इंटू v, ये हो जाएगा। अब यहां पे सपोज करिए उसका वजन तो वही रहना है kg, और उसकी जो वेलोसिटी है u v हो जाए, और ये आपका 5 मीटर पर सेकंड आ जाए, तो मूवमेंट में चेंज क्या होगा। तो अब इसके बेसिस पे मूवमेंट, चेंज इन मूवमेंट क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, शुरू में क्या था, ठीक है। अगर निगेटिव आ रहा है इसका मतलब मूवमेंट कम हुआ है। अब यहां पे आपका फाइनल कितना हुआ, 100 इंटू 5 माइनस इसमें कितना हुआ 10 इंटू 100 या 100 इंटू 10, तो ये हो गया आपका 500 और ये हो गया 1000, इन दोनों से चेंज होने में माइनस या, इसका क्या मतलब हुआ kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ -50, मतलब उसकी अब मोमेंटम कम हो गया, अब उसका जो उसके अंदर जो क्षमता थी घूमने की, मतलब उसका स्पीड और मोमेंटम जो है अब वो कम हो गया है। सो ये कमी कब तक है, अब ये इसी का जो है यही कमी और इस फोर्स का, ये मूवमेंट के चेंज और उसमें लगने वाला जो मूवमेंट को चेंज करने वाली जो ताकत है उसका वो क्या है, फोर्स है। तो इस फोर्स का और मूवमेंट के चेंज करने में जो ताकत है वही जो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहलाता है। वही न्यूटन ने कहा कि इस तरह का होता है तो क्यों होता है, और उसको उन्होंने अपने शब्दों में एक साइंटिफिक एक वर्ड में दिया उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ऐसा ऐसा हो रहा है तो उसके अंदर क्या काम लगता है, फिर उसके बाद उन्होंने अपना एक नियम दे दिया। क्योंकि ऐसा न्यूटन अगर नहीं देते तो भी पत्थर में फोर्स लगाते तो भी वो काम होता, लेकिन हाँ न्यूटन ने पहली बार इस चीज को ऑब्जर्व करके उसको मैथमेटिकल और फॉर्म में लोगों के सामने ले आए, ठीक है, रीजन बताया कि क्या होता है क्यों होता है, दैट्स इट। सो अब यहाँ पे हम आ जाते रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। द रेट एट विच मोमेंटम इज चेंजिंग इज नोन एट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। समय के साथ उसके मोमेंटम में बदलाव आया। हमने क्या कहा था, वही एग्जांपल लेते हैं। P1 हमारे पास था, वहां पे m और u था
और P2 हमारे पास था m एंड v था। इसकी वैल्यू 100 थी, इसकी वैल्यू 10 थी, आप देख लीजिए, और इसकी भी वैल्यू 100 थी और इसकी वैल्यू 5 थी मीटर पर सेकेंड, और ये केजी में है, ये ध्यान रखिए। बाद में हम वैल्यू यूज कर लेंगे, बार बार लिखना जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है स्लाइड पे। सो ये आपका 1000 आ गया केजी मीटर पर सेकेंड, और इस पे ये 2 आ गया 500 केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है। सो अब क्या है, ये रेट का वर्ड क्या कहने का मतलब P1 से P2 तक जाने में उसको कितना समय लगा। सपोज करो वो टाइम उसको आदमी को रोकने में वहां चला, फिर आदमी उसमें धक्का लगाना शुरू किया होगा तो तुरंत तो रुक नहीं गया होगा, थोड़ा समय लगा होगा वहां से यहां तक आने में। ठीक है, वहां से यहां तक आने में समय, अगर उसकी स्पीड 5 तक लाने में उसको सपोज करिए 5 सेकंड लगा, 5 सेकंड, 5 सेकंड लगा। ठीक है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मूवमेंट क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मूवमेंट क्या हो गया, ये क्या हो गया, यम v माइनस यम यू अपॉन टी, टाइम लगा दिया। इसमें क्या आपका आ गया, हम पिछले में देख लिए थे, ये आया था हमारा केजी मीटर पर सेकेंड ऊपर था, अब नीचे भी हमारा टाइम कितना हो गया, 5 सेकेंड आ गया। तो ये सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये वाला देख लीजिए, ये इतना था ना 1500, तो ये पहले 500 माइनस 1000, ठीक है, अपॉन 5। उसी को सॉल्व करने पर ये हमारा कितना आएगा, कट जाएगा हमारा -100। अब केजी है, मीटर है, यहाँ भी सेकेंड, यहाँ भी सेकेंड। मैं इसलिए लिख रहा हूं कि ये समझ के रखिए कि ऊपर वाला सेकेंड 1 सेकेंड नीचे है, फिर 1 सेकेंड और बढ़ गया। अब क्या हो गया आपका, -100 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज किसका है, फोर्स का। ये फार्मूला फोर्स में लगता है। ठीक है, ये इसी को क्या कहते हैं, -100 न्यूटन कहलाता है। ये जो है दिस इज फोर्स, ये न्यूटन में आ जाता है। ठीक है, न्यूटन में मास और एक्सेलरेशन ना, फोर्स में क्या हम लोग ने पढ़ा था, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। और एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या, आप यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे जगह है, एक्सेलरेशन इक्वल क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो होता है। और फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हमारा देखिए क्या केजी आ जा रहा है, और यहाँ पे मास इंटू सेकेंड स्क्वायर आ जा रहा है। ठीक है, केजी। तो ये पार्ट आपका एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये टोटल फोर्स हो गया। और फोर्स का जो होता है SI यूनिट न्यूटन होती है। तो यही बताने का सेकंड लॉ ऑफ, ये फोर्स की वैल्यू निकालने का काम जो है, फोर्स वो फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो किसी भी बॉडी का मोमेंटम चेंज करता है। यही न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, कि सेकंड लॉ में ये कहता है कि किसी बॉडी का मोमेंटम जो एजेंट चेंज करता है उसको फोर्स कहते हैं। ठीक है, वहां पर भी फोर्स था, उसमें क्या कहा गया, फोर्स ऐसा एजेंट है जो किसी बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन में, रेस्ट है तो जब तक उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे वो रेस्ट से दूसरे। देखिए क्या है, फोर्स एंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे ये चैप्टर है ही कि फोर्स का और न्यूटन ऑफ लॉ ऑफ मोशन से क्या रिलेशंस है। जो फोर्स अलग अलग कंडीशन में अलग अलग काम करता है। फोर्स क्या करता है, वहां अगर रेस्ट में है, फर्स्ट लॉ में बॉडी रेस्ट में है तो उसको फोर्स अगर लगाएंगे तो वो मोशन करने लगेगी। अगर बॉडी मोशन है, फोर्स लगाएंगे तो स्टॉप हो जाएगी या उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, घट जाएगी। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर कोई बॉडी है तो उसके पास मास है, वेलोसिटी दोनों है, और जब दोनों है तो उस दोनों के साथ क्या है, उसके पास उन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। तो अब जब दोनों के कॉम्बिनेशन को मोमेंटम कहते हैं तो ऐसी क्या चीज है, ऐसी कौन सी वैल्यू है जो उसके मूवमेंट को बदलती है, बदलती है।
तो कहते हैं फोर्स ही वह एजेंट है जो उसके मूवमेंट को बदलती है। तो वो फोर्स कितनी देर तक किसी बॉडी पे अप्लाई की जाती है उसी के हिसाब से उसको ज्यादा या कम फोर्स लगाना पड़ता है। बॉडी ज्यादा है, ज्यादा स्पीड में है और ज्यादा देर तक लगाना पड़ेगा तो उसका ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि बाद में इसी का एप्लीकेशन हुआ ना। अगर मोटर बनाई गई उसको ज्यादा देर तक काम करवाना है तो ज्यादा देर तक काम करवाना है तो उसके हिसाब से मोटर की पावर और तमाम कंसेप्ट निकल के आते हैं। तो यही छोटी छोटी बातें थी जिसको ऑब्जर्व करने के बाद बड़े बड़े काम हुए। ठीक है, दैट इज मतलब देख लेते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। So rate of change of momentum of a body is directly proportional to applied force and take place in the direction in which force act। देखिए यहाँ 2-3 वर्ड है। हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पढ़ ही लिया था। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट हमने देख ही लिया, उसका मतलब क्या हुआ। अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ वो भी समझा। अप्लाइड फोर्स कहने मतलब अगर बॉडी कि मास और वेलोसिटी बढ़ती है घटती है तो उसी के हिसाब से बढ़ाने घटाने के लिए आपको ज्यादा बल। टेक प्लेस इन डायरेक्शन इन विच फोर्स है, तो ये जो चेंज होता है, अब यहां पे बॉडी ये थी, ठीक है, यहां से यहां तक इसको आना था, फर्स्ट पोजीशन सेकेंड पोजीशन, तो अब किस डायरेक्शन में, तो चेंज जो है इसी डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि आदमी जो है इसी डायरेक्शन में अपनी ताकत लगा रहा है ना, आदमी इसी डायरेक्शन में अपनी ताकत लगा रहा है। ठीक है, तो चेंज क्या हो एंड टेक प्लेस इन डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट। फोर्स का डायरेक्शन ये है इसलिए चेंज जो होगा इसी में, इसीलिए निगेटिव आ रहा था। ठीक है, निगेटिव क्यों आ रहा था कि बॉडी तो इस दिशा में जा रही लेकिन फोर्स इस दिशा में है, इसलिए दोनों का निगेटिव आ रहा था। ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है बात, और हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये था, इसलिए इसकी दिशा में बॉडी जा रही है लेकिन फोर्स इसके अपोजिट लग रहा है। ठीक है, इसलिए वो निगेटिव वैल्यू आ रही और इसीलिए आएगी। तो क्या हो गया ये याद रखिए, 3 है। रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड टेक प्लेस इन डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट। तो फोर्स मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो यही है फोर्स क्या होता है। यहां फोर्स को डिफाइन किया गया, ये जो फोर्स की वैल्यू डिफाइन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या डिफाइन करता है, फोर्स। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स डिफाइन करता है, ये जान रखें। फोर्स को बताता है, फोर्स क्या है, उसकी वैल्यू कम ज्यादा क्या है वो बताने का काम करता है, दैट इज। तो और यही जो है हमने बताया यम वी अपॉन टी। तो यहाँ पे यम अगर हम कामा ले लेते हैं तो यहाँ वी अपॉन यू अपॉन टी, बी अपॉन यू अपॉन टी, ये क्या होता है एक्सेलरेशन। हमने किसमें देखा था, इसके पहले चैप्टर में इक्वेशन, 3 इक्वेशनों में ये देखा था। पहला ये आ जाएगा इक्वेशन, हमने देखा था ना, हम फिर से एक बार रिमाइंड करा देते हैं। हमने ये वाला देखा था u प्लस ए टी, मोशन का पहला इक्वेशन चैप्टर नंबर 8 में आपका मोशन में ये देखा था। अगर इसको देखेंगे तो ये यहाँ पे u आ गया और यहाँ ये हो गया ए टी, और यहाँ पे अगर v माइनस यू अपॉन टाइम कर दे तो ये हो जाए हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन। तो यही कंसेप्ट से ये आ गया यम या ए आर। और एक ही यूनिट क्या होती है आपको पता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। 2 बार सेकेंड आता है, एक बार इसके कारण आता है सेकेंड, एक बार ये सेकेंड आता है, इसके कारण ये हो जाता है। तो मास और मूवमेंट, इसी को फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और इसकी एसआई यूनिट न्यूटन हो जाती है। तो एक न्यूटन बराबर क्या होता है, 1 केजी कोई वैल्यू है और 1 मीटर, और 1 सेकेंड तक चले। 1 न्यूटन फोर्स क्या है, किसी 1 किलो वजन पे, और 1 किलो वजन का चीज हो और उसको 1 मीटर तक ले जाने के लिए 1 सेकेंड तक जितना आपको दम लगाना होता है वह 1 न्यूटन कहलाता है। वो उस फोर्स की वैल्यू 1 न्यूटन कहलाती है। ठीक है, दैट इज द 1 न्यूटन। तो ये ऐसे होता है, ये एसआई यूनिट्स न्यूटन।
Thus, 1 unit of force is defined as amount of that product and acceleration of 1 मीटर पर सेकेंड y is an object in 1. वही इसी को कहा है कि एक यूनिट ऑफ फोर्स ये कहता है कि अगर 1 किलो का कोई वजन की चीज है और उसको 1 मीटर तक हमको 1 मीटर तक ले जाने में 1 मीटर तक ले जाएं और उसमें लगने वाला समय एक सेकेंड हो, तो वह फोर्स क्या कहलाता है? न्यूटन, 1 न्यूटन का कहलाता है। एक उस फोर्स की वैल्यू 1 न्यूटन होती है कि 1 किलो का कोई सामान 1 मीटर तक ले जाने के लिए, और मतलब उसको एक ले जाना है और वो कितने में? 1 सेकंड में ही उसको ले जाना है। इतना आपके पास ताकत हो कि 1 किलो का चीज है या 1 किलो की चीज को एक फेंकिए तुरंत 1 सेकंड में चली जाए, 1 सेकंड में 1 मीटर की वो दूरी तय कर ले, तो उसमें जो लगा हुआ फोर्स है वह 1 न्यूटन कहलाता है। Application of Newton's second law of when we stop the ball gradually, we need to apply less force. जब किसी बाल को हम, this is easy and safe. If we stop the ball suddenly, we need to apply large force, which is difficult and can injure your hand. ये कहने का मतलब है कि एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ अब से ये हमको समझ में आता है कि अगर किसी चीज को अगर धीरे धीरे रोकना है तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन किसी को अगर तुरंत एक साथ रोकना है तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जिससे आपको चोट भी लग सकती है। जैसे गाड़ी चल रही, ट्रेन, कोई कार ही चल रही है और आप उसको पता चल रहा है कि वो सामने कोई आ रहा है, तो दूर से ही आप देख लें और धीरे धीरे लगाते लगाते उसको स्लो करते जाएं। लेकिन आपके अचानक आपके सामने कोई आ जाए तो तुरंत आप तुरंत ब्रेक लगाएंगे, ब्रेक मतलब फोर्स लगाएंगे, तो इससे क्या होगा? तुरंत फट से गाड़ी रुकेगी और कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, आप लड़ भी सकते हैं, टूट भी सकता है, लाइक दैट। यही कहने का मतलब है, क्योंकि तुरंत बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। दूसरा क्या? इन हाई जंप इफ सरफेस इज हार्ड, ठीक है, हाई जंप में जब सरफेस हार्ड होता है, सरफेस इज हार्ड, एथलीट बॉडी चेंज वेलोसिटी इन वेरी लेस टाइम, लार्ज फोर्स एक्ट ऑन हिज बॉडी ड्यू टू व्हिच ही मे गेट इंजर्ड। If the surface are soft, athlete body change velocity in more time and less force act on his body which is safe. अभी क्या मतलब हुआ? जैसे ये आदमी कूद रहा है और नीचे सरफेस हार्ड सरफेस है, पत्थर पे अगर कूदे तो क्या होगा? इसकी, क्योंकि ये बॉडी जब ऊपर से नीचे तरफ आ रहा है तो इसके पास वेलोसिटी है और मोमेंटम है, तो इसका मतलब कौन रोकेगा? जमीन रोकेगी। जमीन जब रोकेगी तो इसका मतलब जमीन को इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर यही गद्दा हो, ये सब हो, तो क्या होगा? वो सॉफ्ट होगा, तो वो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होगी, तो वहां पे क्या है? इसके ऊपर कम चोट लगेगी, ये मतलब होता है। सो इन दिस वे हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन करेंगे, ठीक है। सो देखेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, उसका एप्लीकेशंस क्या है और कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, दैट्स इट, थैंक्स।